अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीरियर का पेपर, इंटीरियर सिंध का पेपर 2016 का। तो ये हमारे पास बायोलॉजी सेक्शन का क्वेश्चन है कि कॉनिफर्स सच एज पाइन ट्रीज दे आर क्लासिफाइड एज। अब ये जो पाइन ट्री की आपने लाइफ साइकिल पढ़ी है, पाइन ट्री जो है ये आपको पता होना चाहिए प्लांट्स की कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर आपको नहीं भी पता तो मैं थोड़ा सा इसका आइडिया दे दूँ कि अगर आपने पाइन ट्री की लाइफ साइकिल, पाइनस की लाइफ साइकिल जो आपने पढ़ी है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो सीड्स होते हैं उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। यानी जिस तरह हमने नॉर्मली देखा है कि प्लांट्स के अंदर सीड्स जो हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं, पाइनस के अंदर आपने कोई फ्रूट नहीं देखा, कोई फ्लावर नहीं देखा। तो ये जो प्लांट्स होते हैं कि जिनके पास फ्लावर नहीं होता लेकिन सीड होता है और वो सीड कवर्ड नहीं होता, ये प्लांट्स कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म्स। और जिम्नोस्पर्म्स की कोई 4 कैटेगरीज हैं, उसके अंदर एक कैटेगरी है जिन्हें हम कहते हैं कॉनिफर्स, जिसकी एग्जांपल है पाइन ट्री। अगर एंजियोस्पर्म से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा तो एंजियोस्पर्म के बारे में 2-3 बातें याद रखें। ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का डिफरेंस है कि जो एंजियो होते हैं उनके पास होता है फ्लावर, इनके पास फ्लावर होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म्स के पास फ्लावर नहीं होता। सेकेंड डिफरेंस जो है, एंजियोस्पर्म जो है, अच्छा सीड दोनों के अंदर होता है लेकिन एंजियोस्पर्म के सीड जो हैं वो कवर्ड होते हैं, वो फ्रूट के अंदर होते हैं। इनका जो ओव्यूल होता है वो ओवरी के अंदर होता है और सीड जो है वो फ्रूट के अंदर होता है। जबकि जिम्नोस्पर्म के पास जब ओवरी नहीं है तो ना तो ओव्यूल्स कवर्ड होंगे और ना ही इनके सीड्स कवर्ड होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं नेकेड, इनके पास नेकेड सीड्स होते हैं। और एक दो डिफरेंस और अगर मैं बताऊं तो आपको पता है प्लांट्स के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। एक का काम होता है ग्रोथ करना, जिसे हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं, जिसको हम रूट, स्टेम और लीव्स में शामिल करते हैं। और दूसरा पार्ट होता है जिसका काम होता है अपना नंबर इंक्रीज करना, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो एंजियोस्पर्म जो है इनके पास जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इनका, वो फ्लावर होता है। तो फ्लावर इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म के पास फ्लावर नहीं होता, इनके पास कोन्स होते हैं जिसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर और भी डिफरेंसेस हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो फिलहाल ये जो पाइन ट्री है ये कॉनिफर से बिलोंग करता है और कॉनिफर जो है ये जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। बाकी फर्न जो है ये जिम्नोस्पर्म से पहले वाले प्लांट्स होते हैं। फर्न के पास जो है ये सीड नहीं होता और इसकी भी लाइफ साइकिल जो है वो आपने पढ़ी होगी। मॉसेस जो हैं ये बिलोंग करते हैं पहली कैटेगरी से, प्लांट्स की पहली कैटेगरी से, जिसे आप कहते हैं ब्रायोफाइट्स। इनके पास तो वैस्कुलर बंडल भी नहीं होता, यानी ना जाइलम होता है और ना फ्लोएम होता है। तो ये तो बहुत प्रिमिटिव प्लांट्स हैं। द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, अच्छा प्रोजेस्टेरॉन जो है फीमेल का एक मेन हार्मोन है और इसका इन्होंने फंक्शन पूछा हुआ है। तो पहला फंक्शन है स्टिमुलेट्स फॉलिकल ग्रोथ। ये किसका काम है? ये काम है FSH का। फीमेल की ओवरी के अंदर इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें प्राइमोडियल फॉलिकल कहते हैं। इनको ग्रो होकर बड़ा होना होता है, इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना होता है, जिसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ये प्रोसेस कहलाता है फॉलिकुलर ग्रोथ और ये काम करवाता है FSH। अच्छा, तो ये वाला काम नहीं है। स्टिमुलेट्स FSH प्रोडक्शन। FSH की प्रोडक्शन जो है, जहाँ तक मुझे याद है, वो प्रोजेस्टेरॉन नहीं करवाता, बल्कि ये काम कोई दूसरा हार्मोन करवाता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। बट स्टिमुलेशन, FSH की प्रोडक्शन की स्टिमुलेशन जो है ये प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन नहीं होता। तीसरा है अच्छा हाँ, इसकी FSH को प्रोड्यूस करवाने वाला जो हार्मोन होता है वो बेसिकली GnRH होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ से आता है? ये आता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस से आता है और ये FSH को रिलीज करवाता है। तीसरा क्या है भाई? इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। नहीं, फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि बॉडी के ऊपर हेयर की ग्रोथ है या ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट है, ये काम प्रोजेस्टेरॉन का नहीं होता, ये काम ईस्ट्रोजन का होता है। और मेल में ये किसका काम होता है? मेल में एड्रीनल ग्लैंड से, जो किडनी के ऊपर होता है, वहाँ से हार्मोन्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंड्रोजन्स। ये एड्रीनल ग्लैंड है, इससे आते हैं एंड्रोजन्स। ये मेल के अंदर सेकेंडरी कैरेक्टर प्रोड्यूस करवाते हैं। अच्छा, इज प्रोड्यूस बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं आता, प्रोजेस्टेरॉन आता है ओवरी के अंदर। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ग्राफियन फॉलिकल, जब इसमें से ओवम निकल जाएगा तो बाकी हिस्सा कन्वर्ट हो जाता है एक तरह के मास में, उसको हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम। ये प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं आता। तो आखिरी चीज़ जो बच गई वो है प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन।
देखिए आपको पता है बेबी की जो डेवलपमेंट होनी है वो यूट्रस में होनी है, तो दो हार्मोन्स हैं जो यूट्रस को तैयार करते हैं और उसको उसी हालत में बरकरार रखते हैं। एक का नाम है एस्ट्रोजन और एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ये यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए यानी बेबी की अटैचमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द ब्लड टेक्स प्लेस। अच्छा भाई, तो ये बेसिकली गैस एक्सचेंज से रिलेटेड टॉपिक है। आपको पता है हमारे पास पहले एक पाइप होता है दैट इज़ नोन एज ट्रैकिया, फिर वो आगे जाकर डिवाइड होता है दो पाइप में जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंकाई, फिर वो आगे जाकर छोटे छोटे पाइप्स के अंदर डिवाइड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के आखिर में इस तरह के बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। अब इन्होंने पूछा इस पूरे रास्ते में वो कौन सा पॉइंट है कि जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो इस एयर में से निकल के चली जाएगी ब्लड में, क्योंकि जाहिर है जो लंग्स हैं हमारे वो काम क्या करते हैं, बेसिकली उनके अंदर एयर आती है और वहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है। किस किस के दरमियान में? लंग्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम यहाँ पूछा गया है, उसके और ब्लड के दरमियान में। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है? देखिए याद रखें, यहाँ से जो एयर आ रही है वो यहाँ तक इस पॉइंट तक सेम रहती है, ठीक है, इस पॉइंट तक सेम रहती है, यानी उसमें से ना कोई चीज़ बाहर जाएगी और ना कोई चीज़ अंदर आएगी, ना कोई चीज़ बढ़ेगी ना कोई चीज़ कम होगी। ये वो पॉइंट है जिन्हें आप एल्वियोलाई कहते हैं। इस पॉइंट के ऊपर आकर होता है एक्सचेंज। अगर मैं एल्वियोलाई को बड़ा करके बनाऊं तो ये एक छोटा सा एल्वियोलर सैक है, छोटा सा पीस है, और इसके अराउंड जा रही होती है ब्लड वेसल, ठीक है, मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ। ये जा रही है ब्लड वेसल, ये बिल्कुल इसकी दीवार के साथ जा रही है, ठीक है, ये एक ब्लड वेसल है, ये कैपिलरी है और इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे जो एयर मौजूद है, यहाँ पे जो एयर मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पे जो ब्लड मौजूद है, इनके दरमियान होगा गैस एक्सचेंज। ऑक्सीजन यहाँ से निकल के ब्लड में आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल के इस एल्वियोलाई के अंदर जाएगी। तो ये वो पॉइंट है, एल्वियोलाई वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर एक्सचेंज होता है। ट्रैकिया में नहीं होता, ब्रोंकाई में नहीं होता, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन में भी नहीं होता, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये वो है जो हार्ट से ब्लड लेकर आएगी लंग्स तक ताकि इसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाए, और पल्मोनरी वेन जो है ये वो है कि जो हमारी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो जिसमें ऑक्सीजन शामिल हो चुकी होगी, इसको वापस लेके जाएगा लंग्स के अंदर, ठीक है। तो गैस एक्सचेंज जो होता है वो एल्वियोलाई के लेवल पर होता है, आर्टरी और वेन के लेवल पर नहीं होता। अगर ये कैपिलरी बोलते, क्योंकि ये कैपिलरी है, कैपिलरी के लेवल पर एक्सचेंज होता है, वो एल्वियोलाई के लेवल पर होती है। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इनमें से चार जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड है, एक नहीं है, वो कौन सा है वो आपने निकालना है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो इसके अंदर तो डबल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और ये अंदर वाली मेम्ब्रेन फोल्ड होती है। प्लास्टिड अगर आपने देखा हो क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसके अंदर फिर इस तरह के स्ट्रक्चर आपने पढ़े होंगे, थाइलाकॉइड कहलाते हैं। तो ये दो तो हमारे आंसर नहीं है, ठीक है। लाइसोसोम के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हो तो ये एक बैग कहलाता है, सुसाइडल सैक कहलाता है। जब बैग है तो जाहिर है बैग की कोई ना कोई कवरिंग भी होगी, तो वो बेसिकली एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ सकते हैं, लिपिड को तोड़ सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। पैरोक्सीसोम्स, पैरोक्सीसोम्स ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के सेल के अंदर पाए जाते हैं। ये भी एक अदद बैग होता है जिसके अंदर वो एंजाइम होते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, यानी हार्मफुल सब्सटेंसेस को नॉन हार्मफुल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड बैग है। बच गया सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ये बैरल शेप या स्टार शेप इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये पाया जाता है एक अदद बैग में, ठीक है, ये पाया जाता है एक अदद बैग में जिसे आप सेंट्रोसोम कहते हैं। बट एक्चुअली ये इटसेल्फ, ये जो स्ट्रक्चर है ये खुद मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, ठीक है। एक सेंट्रोसोम होता है जो बैग होता है, उसके अंदर इस तरह के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन इसके अपने ऊपर जो है वो कोई मेम्ब्रेन नहीं चढ़ी हुई होती। तो सेंट्रियोल जो है ये आपका नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और इसका जो फंक्शन होता है वो होता है स्पिंडल फाइबर बनाना। आपने माइटोसिस या मियोसिस में देखा होगा कि क्रोमोसोम जो होता है इस तरह का, इसको आकर इस तरफ से एक धागा और इस तरफ से एक धागा पकड़ लेता है और फिर खींचते हैं, तो ये धागे जो है ये बनाते हैं स्पिंडल फाइबर जो है ये सेंट्रियोल से बनते हैं जिनका काम क्रोमोसोम को डिवाइड करना होता है। Now which of the following is not a sexually transmitted disease? चैप्टर नंबर 4 सेकेंड ईयर बायोलॉजी में आपको ये चारों नाम मिल जाएंगे, गोनोरिया, सिफिलिस,
जेनाइटल हर्पीस और एड्स। गोनोरिया निसेरिया से होता है, बैक्टीरिया होता है ये निसेरिया गोनोरिया उसका नाम होता है, और ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक को डैमेज करता है, तो वहाँ से पस डिस्चार्ज होता है, पेशाब करने में जलन होती है, और अगर फीमेल के अंदर ट्रीट ना किया जाए तो इससे फीमेल जो है वो इनफर्टाइल हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो ब्लॉक हो जाती है। सिफिलिस के अंदर भी एक तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम डैमेज होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर कुछ जो है वो ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं। इसके अलावा सिफिलिस जो है ये और भी सिस्टम्स को डैमेज करता है। ये इस तरह के एक बैक्टीरिया से होता है, इसे हम स्पायरोकीट कहते हैं, इसका नाम है ट्रिपोनिमा पैलाइडम। और सिफिलिस का जो बैक्टीरिया है ये डैमेज करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ये डैमेज करता है आपके नर्वस सिस्टम को, ये डैमेज करता है आपके स्केलेटल सिस्टम को, मसल्स को, और ये डैमेज करता है आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, यानी ब्लड वेसल और हार्ट को। जेनाइटल हर्पीस ये वायरस से होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, और ये बेसिकली इसमें होता ही है कि जो आपके जो ह्यूमन के एक्सटर्नल जेनेटेलिया होते हैं, एक्सटर्नल जेनेटेलिया का मतलब वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो बॉडी के बाहर हैं, जैसे मेल में पीनिस होता है या स्क्रोटम होता है, और फीमेल में होता है वल्वा, जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, उसके ऊपर जख्म हो जाते हैं जेनाइटल हर्पीस में। और एड्स के बारे में तो खैर आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। तो ये चारों ऐसी बीमारियां हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से या सेक्स से ट्रांसफ़र होती हैं, एक से दूसरे में जाती हैं। मेनिनजाइटिस कहाँ की बीमारी है? मेनिनजाइटिस बेसिकली आपके दिमाग से रिलेटेड है। अगर आपने थर्ड चैप्टर के अंदर सेकेंड ईयर बायोलॉजी में ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा हो, तो ये जो ब्रेन होता है इसके ऊपर 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, मैं एक ही कलर से बनाऊंगा। 3 लेयर्स होती हैं जो कि इस ब्रेन को कवर करती हैं। ये पहली लेयर है, फिर इसके बाद ये दूसरी लेयर होती है, और फिर इसके बाद ये तीसरी लेयर होती है। ये तीनों लेयर्स कहलाती हैं मेनिंजेस। और फिर इसके ऊपर आता है आपका स्कल, जो खोपड़ी है, ठीक है, ये बोन होती है, ये स्कल है। तो ये जो 3 मेनिंजेस हैं, इन मेनिंजेस के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, इनके अंदर सूजन अगर हो जाए, तो ये कंडीशन कहलाती है मेनिंजाइटिस, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन डीएनए guanine forms a base pair with dash and adenine forms a base pair with dash। तो देखिए भाई, चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपने चारगफ रूल पढ़ा होगा। चारगफ रूल कहता है कि भाई डीएनए के 2 धागे हैं ना, तो ये एक धागा है और ये दूसरा धागा है। अगर एक धागे में आपको कहीं पर भी ग्वानिन नज़र आ रहा है तो लाजिम है उसके सामने वाले धागे में आपको साइटोसिन मिलेगा। इसको उलट कर लें, अगर इस धागे में साइटोसिन है तो लाजिम है कि सामने ग्वानिन मिलेगा, ठीक है, ये रूल है। ग्वानिन हमेशा बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ, और इनके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो डीएनए के 2 धागे इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे एडेनिन है तो इसके सामने हमेशा आपको थायमीन मिलेगा, और इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अगर यहाँ थायमीन है तो इसके सामने हमेशा आपको एडेनिन मिलेगा, अगेन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाता है थायमीन के साथ, और ग्वानिन हमेशा बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। तो आपने बहुत केयरफुली चूज़ करना है वो कि जिसमें पहले साइटोसिन हो, क्योंकि पहला ब्लैंक जो है वो ग्वानिन का पूछा गया है। तो ग्वानिन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ, और एडेनिन बॉन्ड बनाता है थायमीन के साथ। ऐसा नहीं कि बस साइटोसिन और थायमीन आना चाहिए। तो देखें, थायमीन और साइटोसिन इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें थायमीन पहले दिया हुआ है और साइटोसिन बाद में दिया हुआ है। तो अगर आप ये चूज़ करते हैं तो ऑल्दो इसमें दोनों ऑप्शन हैं, बट इनका सीक्वेंस आगे पीछे तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास चैप्टर 8 जेनेटिक्स से क्रॉस है। एक फादर हैं, वो नॉर्मल हैं, ठीक है। नॉर्मल का मतलब उन्हें हीमोफीलिया नहीं है। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता, खून नहीं जमता। क्यों? क्योंकि उनके पास एक अदद जीन जो है वो ख़राब होती है, जिसका काम होता है क्लॉटिंग फैक्टर 8 बनाना। क्लॉटिंग फैक्टर वो मॉलिक्यूल्स हैं जो बेसिकली काम करते हैं प्लेटलेट्स के साथ, ताकि ब्लड को जो बहने से रोकें, किसी भी इंजरी में वो ब्लड को बहने से रोकते हैं। तो फादर जो है वो अच्छा, इसकी जीन लगी हुई होती है सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे, वाई पर नहीं होती। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है नॉर्मल, क्योंकि वाई के ऊपर तो इसकी कोई जीन ही नहीं होती। तो एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, इसका मतलब ये फादर नॉर्मल है। मदर की कंडीशन क्या है? इनके एक एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया वाली जीन है और दूसरे के ऊपर नॉर्मल जीन है। अब हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो फीमेल में तब तक नहीं होता जब तक उसके पास दोनों जीन ख़राब वाली ना हो, यानी हीमोफीलिया की ना हो। तो इस मदर को हम कहते हैं कैरियर। कैरियर का मतलब होता है कि इसके अपने अंदर तो हीमोफीलिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल वाली जीन जो होती है वो डोमिनेंट है, तो ये इसको हीमोफीलिया से बचा लेगी। लेकिन ये कैरियर है। कैरियर का मतलब इसके पास एक ख़राब जीन है, तो ये अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकती है। तो इसके बच्चों में आपको हीमोफीलिया देखने को मिल सकता है। अच्छा, अब इनकी हो गई है शादी।
जब इनकी शादी हो गई तो इन्होंने सवाल क्या पूछा, विद रेफरेंस टू द पेरेंट्स जिनके जीनोटाइप आपको बता दिया हमने, व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इज लाइकली टू बी मेल। देखिए ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, आप सिंपल क्रॉस करवा लें, ये हीमोफीलिया की बात नहीं है, ये फीमेल है एक्स और ये मेल है एक्स और वाई, ठीक है, क्रॉस करवाना आपको आता होगा। ये वाला एक्स ले लें, इस वाले एक्स के साथ मिला दें तो बनेगा एक्स एक्स, ये लड़की बनी। दोबारा ये वाला एक्स ले लें, अब इस वाई के साथ मिला दें एक्स वाई, ये कौन बना, ये लड़का बना। ये वाला एक्स इन दोनों के साथ चला गया, अब इस वाले एक्स की बारी, ये वाला एक्स लिया, इसके वाले एक्स के साथ मिलाया तो ये लड़की बनी। फिर दोबारा ये वाला एक्स लिया और इस वाले वाई के साथ मिलाया तो ये लड़का बना। जब भी शादी होगी तो कितना परसेंट चांस है कि लड़के बने, 4 में से 2 50%, और कितना परसेंट चांस है कि लड़की बने, 4 में से 2 50%। जाहिर है 2 ही जेंडर है ना हमारे पास, तो या तो लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। तो ये बहुत सिंपल, इसमें इसका कोई रोल ही नहीं है। इन्होंने बहुत सिंपल सा सवाल पूछा है कि कितना परसेंट चांस है कि उनका जो बच्चा होगा वो लड़का होगा, तो 50% है। अगर वो पूछते कितना परसेंट चांस है कि बच्चा जो होगा वो लड़की होगी, अगेन 50% चांस है, क्योंकि हमारे पास 2 ही जेंडर्स होते हैं। अब तो खैर दुनिया ने कबाड़ा कर दिया है जेंडर्स का, बहुत सारे जेंडर निकाल के ले आए हैं, लेकिन मेनली बायोलॉजिकल जेंडर्स जो हैं वो, बायोलॉजिकल सेक्स जो है वो 2 ही हैं, या तो मेल होता है या फीमेल होती है, तो 50-50 है। ये क्वेश्चन है जो कि इस सिनेरियो से रिलेटेड है। इन्होंने पूछा है कि भाई अगर लड़की होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल चाइल्ड विद फिनोटाइप हीमोफीलिया, यानी कितना परसेंट चांस है कि लड़की जो हो उसके अंदर हीमोफीलिया हो, यानी उसके अंदर बीमारी हो। तो इसके ना कुछ लॉजिक है जिनमें क्रॉस किए बगैर जो है ना वो आप बता सकते हैं कि क्या सीन होगा। ये मैं जेनेटिक्स के ऊपर जब एक हीमोफीलिया वाले टॉपिक के ऊपर या सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के ऊपर जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, फिलहाल मैं बताता हूँ। लेकिन जब भी शादी होगी ना, एक नॉर्मल की, ये नॉर्मल है, और एक कैरियर की, मदर कैरियर है और फादर क्या है, नॉर्मल। तो लड़कियों के बारे में आप देखें, आधी लड़कियां जाएंगी फादर पे, यानी आधी लड़कियां नॉर्मल होंगी, बिल्कुल नॉर्मल, और आधी लड़कियां जाएंगी मदर पे, यानी आधी लड़कियां होंगी कैरियर। तो इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा कितने परसेंट हीमोफीलिया वाली होंगी, तो आंसर क्या बनता है 0, क्योंकि आधी लड़कियां नॉर्मल आएंगी और आधी लड़कियां कैरियर आएंगी। मैं इसे करके दिखाता हूँ। ये मेल है, ये फादर है, ठीक है, इसको हीमोफीलिया नहीं है, तो इसके पास नॉर्मल वाली जीन है, कैपिटल H से मैं लिख रहा हूँ। और ये मदर है, मदर कैरियर है, कैरियर का मतलब उसके पास एक जीन नॉर्मल वाली है और एक जीन हीमोफीलिया वाली है, ये वाली जीन हीमोफीलिया वाली है। क्रॉस करवा लेते हैं, एक तरफ फादर के गैमेट्स ले लेते हैं X कैपिटल H Y, एक तरफ मदर के गैमेट्स ले लेते हैं X कैपिटल H X स्मॉल h। देखिए ये जब इसके साथ मिलेगा तो बनेगी फीमेल, और इसके पास दोनों जीन्स नॉर्मल है, तो मैंने कहा था आधी लड़कियां जाएंगी बाप पे, बाप नॉर्मल था। ये जब इसके साथ मिलेगा, ये क्या लिखा है मैंने, स्मॉल h, ये जब इसके साथ मिलेगा तो बनेगी फीमेल, इसके पास एक जीन नॉर्मल और एक जीन ख़राब वाली है, ऐसी कंडीशन कहलाती है कैरियर। ये किस पे गई है, ये मदर पे गई है। तो जब भी एक नॉर्मल और एक कैरियर होगा, आधी लड़कियां बाप पे जाएंगी, आधी लड़कियां माँ पे जाएंगी। अच्छा दूसरी बात, जब भी मदर कैरियर होती है, ये मदर कैसी थी, कैरियर, अगर मैं पूछूं इसके लड़के कैसे होंगे, तो लड़कों के लिए आपको सिर्फ मदर को देखना होता है। मदर कैरियर है ना, एक आधे लड़के इसके जो हैं वो नॉर्मल आएंगे और आधे लड़कों के अंदर आपको हीमोफीलिया मिलेगा। देख लेते हैं कैसे। इस y को क्रॉस करवा लें इस x के साथ, ये लड़का बना, यहाँ से नॉर्मल जीन आई, तो देखें एक लड़का नॉर्मल आ गया। ये वाला y जब इसके साथ क्रॉस होगा अगेन लड़का बनेगा, लेकिन अब की बार ये लड़का डिजीज़ होगा, यानी इसे हीमोफीलिया होगा। तो देखें मदर जब कैरियर होती है ना, तो 50% लड़के जो हैं वो नॉर्मल आते हैं और 50% लड़कों को हीमोफीलिया होता है। तो अगर यही क्वेश्चन ये लड़कों के बारे में पूछते कि भाई कितना परसेंट चांस है कि जो लड़का होगा, मेल चाइल्ड होगा, उसके अंदर हीमोफीलिया हो, तो क्या आपका आंसर होता, आपका आंसर होता 25%। लड़कों के अंदर 25% जो है वो चांस होता हो, ठीक है ना। पेप्सिन, पेप्सिन जो है इज अ डैश सीक्रेटेड बाय द डैश, तो आपने ये 2 भरने हैं। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए पेप्सिन है क्या। पेप्सिन बेसिकली एक एंजाइम होता है। अगर आपको सिर्फ इतना पता है ना कि पेप्सिन एंजाइम होता है, तो आपने आंसर लगा दिया कि ए है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है जिसके अंदर एंजाइम हो। और ये सीक्रेट कहाँ से होता है, ये स्टमक से सीक्रेट होता है। और इसका काम क्या होता है, पेप्सिन वर्क करता है प्रोटीन्स के ऊपर, और ये प्रोटीन्स को तोड़ता है, और ये इनएक्टिव कंडीशन के अंदर आता है, यानी ये पेप्सिन के तौर पर नहीं आता, ये आता है पेप्सिनोजिन के तौर पे। पेप्सिनोजिन इसकी इनएक्टिव फॉर्म है, और इसे एक्टिवेट कौन करता है, स्टमक के अंदर HCl होता है, वो HCl इसे एक्टिवेट करता है, ठीक है। अच्छा हार्मोन क्या होता है, हार्मोन बेसिकली केमिकल मैसेंजर होता है,
और इसका काम होता है कोई ना कोई मैसेज देना। वो कौन सा हार्मोन है जो पेनक्रियास से आता है? तो 2 हार्मोन है, एक का नाम है इंसुलिन, ये आपके ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कम करवा के नॉर्मल पे लाता है, और दूसरा है जो इसके ऑपोजिट काम करता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, नॉर्मल पे लेकर आता है। एंटीबॉडी क्या होती है? इम्यून सिस्टम बनाते हैं, इसका कोई ताल्लुक गॉल ब्लैडर के साथ नहीं है। गॉल ब्लैडर आपके लिवर के नीचे एक ऑर्गन होता है जिसका काम होता है बाइल को स्टोर करना। पिगमेंट क्या होता है भाई? पिगमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी कलर को रिफ्लेक्ट या एब्जॉर्ब करता है। स्किन के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे मेलानिन कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन का कलर डार्क होता है। एंटीजन ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारा इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई करता है। आपको पता है ब्लड ग्रुप किसी का अगर ए है तो बेसिकली उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई ना कोई एंटीजन होती है, ये एंटीजन है, इसको हमारा इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई करता है। बी वालों के ऊपर बी एंटीजन होती है, ओ वालों के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होती, और ए बी वालों के ऊपर दोनों एंटीजन्स होते हैं। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफर्स फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये अगर हमारे पास न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है एक इस तरह का स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस चैनल से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, एक तो ये वाला आपको नजर आ गया, दूसरा ये ट्यूबुलर फॉर्म के अंदर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो है, इसके ऊपर कुछ दाने दाने मौजूद होता है, इसकी वजह से इसकी सरफेस स्मूथ नहीं होती, तो इसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये वाला चूंकि इसके ऊपर ये दाने नहीं होते तो इसकी सरफेस स्मूथ होती है, तो इसे हम कहते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब फर्क क्या है? वो पूछ रहे हैं कि भाई क्या है ये दाने, क्या है जिसकी वजह से ये रफ है और ये स्मूथ है? तो बेसिकली ये दाने होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बेसिकली वो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन बनाना, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है।